वो सभी इश्यूज केसरी और मराठा में आए ही है। गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1881 में ये 2 पेपर स्टार्ट किए हैं। ठीक है। सरकार से डोके ठिकाणावर आहे काय, ये जो एक लिखान आया था, इसमें जो बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश किया था और उन्होंने ही लिखा था, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल भी जाना पड़ा था। तो इस तरह से एकदम जिसको हम बोलते परखड़ वक्तृत्व, ठीक है, स्ट्रेट वाइड बोलना, ये जो था ये केसरी और मराठा में आपको दिखता है। साथ ही में अगर आपको इसकी ओरिजिनल प्रत अगर देखनी है तो आप कभी दिल्ली जाओ और लाल किला देखने जाओ, तो वहाँ का जो म्यूज़ियम है वहाँ पे आपको मराठा और केसरी की ओरिजिनल प्रत देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो कुछ हमारे जो 2 पेपर्स थे इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। साथ में ही केसरी में बाद में इन्होंने नेटिव लैंग्वेजेस में बुक्स ट्रांसलेट करके लिखना, नेशन वाइड सिचुएशन कैसी है। ऑफकोर्स मराठा और केसरी ये 2 नाव ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में ही तैयार हुए, लेकिन फिर भी इसमें नेशन वाइड जो सिचुएशंस थी उसके बारे में जानकारी होती थी। और पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड, पॉलिटिक्स कैसी है इंग्लैंड में, वो भी ये लोग देते थे। ये क्यों देते थे? बिकॉज ऑफ हम लोग कंपैरिजन कर सके कि इंग्लैंड की जैसी पॉलिसीज़ है क्या वैसी ही इंडिया की पॉलिसी है या हमारे लिए कुछ अलग हो रहा है। इसके लिए magazines in the 21st century newspaper have continued to fulfill the important role. It was acknowledged the 4th column of democracy. 21st century में न्यूज़पेपर का तो जितना महत्व है उसको तो बिल्कुल 4th column of democracy बोला जाता है। लेकिन वो भी कब? जब इनको फ्रीडम हो। मास मीडिया को डेमोक्रेसी में फ्रीडम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मास मीडिया है लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू उसको बांधा गया है या फिर गवर्नमेंट ने उस पर दबाव डाला है, तो वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे मास मीडिया को फ्रीडम है कि वो गवर्नमेंट के जो दोष है वो बताए, अच्छाइयाँ है वो बताए, समाज के जो दोष है वो बताए। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर है ये 4th कॉलम तैयार हुआ है डेमोक्रेसी का। अब हम जाएंगे मैगजीन एंड जनरल्स पर। Magazines and journals are periodical publication. These category include publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6-monthly, annual, etc. There may be some chronicles which are published at no fixed time. अब ये जो मैगजीन्स और जर्नल्स है ये हम सभी जानते हैं कि ये रोज़ न्यूज़पेपर की तरह नहीं आते। वीकली आते हैं, 2 वीक में एक बार आता है, मंथली आते हैं, 2 मंथ में एक बार आता है, क्वार्टरली भी आते हैं, 6 मंथ्स में भी आते हैं या फिर एनुअली भी आते हैं। कुछ तो मैगजीन्स ऐसे होते हैं, जर्नल्स ऐसे होते हैं या क्रॉनिकल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जब उनका पूरा आर्टिकल तैयार होता है, मटेरियल तैयार होता है, तब वो हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ जाते हैं। Bal Shastri Jambhalkar started the first monthly magazine in Marathi. It was named as Digdarshan. Among the periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started 1929 and edited by the Trambak Shankar Shezwalkar. अब अगर हम मराठी में मैगजीन्स और जर्नल्स की बात करें तो बाल शास्त्री जांभुलकर, जिसका नाम हमको पहले भी आया है, जिनका नाम, उन्होंने ही मंथली मैगजीन सबसे पहले मराठी में तैयार किया था या स्टार्ट किया था, जिसका नाम है दिग्दर्शन। ठीक है। और पीरियोडिकल्स की बात करें तो प्रगति नाम का एक पीरियोडिकल तैयार हुआ था 1929 में, जिनका जिसके एडिटर थे त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। ही रोट रेगुलरली इन द हिस्टोग्राफिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट। उन्होंने हमेशा अपने जर्नल में हिस्टोग्राफिकल जर्नल्स ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड सोशल मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसके बारे में लिखा है। करंटली देयर आर मेनी पीरियोडिकल्स डिनोटेड टू द इंडियन हिस्ट्री. मराठी जर्नल्स सच एज भारतीयांचा इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में बी साइटेड एज एग्जाम्पल. अभी तो हमारे यहाँ पे बहुत से पीरियोडिकल्स आते हैं. 2 पीरियोडिकल्स के नाम जो हमारे यहाँ पे हमेशा आते हैं और जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. आगे हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल जर्नलिज्म. अब ये तो हो गई न्यूज़पेपर की बात.
कि न्यूज़पेपर, और हमने देखा है न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया। जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो दो तरह के मास मीडिया आते हैं, एक होता है प्रिंट मीडिया और एक होता है डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। जो अब तक हमने देखा वो है हमारा प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग के ज़रिए जो हम तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, क्योंकि ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। रादर अभी हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, तो चलो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दीज आर द अल्ट्रा मॉडर्न पीरियडिकल फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक and digital journalism. History is the prime subject of interest of this periodical as well. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make the historical content available to the audience and reader. ये जो मीडिया है ये अब का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीडिया हम मानते हैं। हिस्ट्री में तो ऐसे इतना इंटरेस्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया को कि आपको जिसका भी चाहिए उसका वीडियो, उसकी जानकारी आपको दिख सकती है। जैसे हम अभी ये चैनल्स की, अभी तो ये भी नहीं कि हमको मीडिया के सिर्फ वीडियोस देखने को मिलते, अच्छे खासे हिस्टोरिकल चैनल्स हमारे यहाँ पे है। ठीक है, हिस्ट्री चैनल है, इपिक चैनल है, यहाँ पे डिस्कवरीज में भी दिखाया जाता है हिस्ट्री का। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म में। Indian Broadcasting Company (IBC), a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. Later, same company was taken over by the British government and named Indian State Broadcasting Services. On the 8th June 1936, it was renamed as the All India Radio. देखो, एक ही कंपनी के तीन नाम हुए हैं। सबसे पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, हम रेडियो की बात कर रहे हैं, IBC हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ था, जो एक प्राइवेट रेडियो कंपनी थी। उसके बाद उसी कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और उसका नाम किया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ठीक है, फिर उसी कंपनी को 1936 में रिनाउन किया गया ऑल इंडिया रेडियो, दैट इज़ एयर, जो आज हमारा नाम है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एयर बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब जब हमको इंडिपेंडेंस मिला तो ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसको हमने फिर से अपग्रेड किया है, मतलब अपने अंडर लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में इंक्लूड किया है। इसको हमने प्राइवेट नहीं रखा, सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में इंक्लूड कर दिया। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब ये अगर गवर्नमेंट के थ्रू है, मिनिस्ट्री के थ्रू है, तो ऑफकोर्स ये जो है ये प्रोग्राम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और उनके स्कीम के बारे में जानकारी देगा। इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। ये जो एयर है इसको एक नया नाम दिया गया बाद में, आकाशवाणी, जो पंडित नरेंद्र शर्मा ने हमको बताया था या उनको सजेशन दिया था। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट, awareness creating and literacy program. It also broadcasts special program for farmers, workers and youth and women. The Vividha Bharati program are broadcasted in 24 regional language as well as 146 dialects of Indian languages. हमारी आकाशवाणी हमको सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग, लिटरेसी प्रोग्राम देती है। उसी के साथ ये फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, यूथ के लिए, वुमेंस के लिए अलग अलग प्रोग्राम जानकारी युक्त देती है। सिर्फ जानकारी नहीं देती तो ये हमारा एंटरटेन भी करती है हमको। विविध भारती जो हमारा एंटरटेनिंग प्रोग्राम है रेडियो का, वो 24 रीजनल लैंग्वेज में एक ही साथ डिक्लेयर्ड होता है और साथ में 146 डायलेक्ट्स में जो हमारी उपभाषाएं है उसमें भी उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए है। इंडिया में 146 लैंग्वेजेस के डायलेक्ट्स में ये प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करना कोई आसान बात नहीं है। लेटली वेरियस न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। अभी तो हमने देखा है कि बहुत से प्राइवेट जो चैनल्स है रेडियो के वो भी आ चुके हैं, जैसे रेडियो मिर्ची है और आपका बहुत क्या क्या है पता नहीं, वो चलते रहता है। ठीक है, टेलीविज़न, द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनऑर्गेनाइजेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इस प्रोग्राम इन 1 May
1972। ठीक है, ये तारीख है जब हमारे यहाँ पे दिल्ली दूरदर्शन ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम टेलीकास्ट किया था। दिल्ली दूरदर्शन का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ने। ठीक है, कलर टेलीविजन was introduced on 15th August 1982। कलर टेलीविज़न हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1982 में 15 अगस्त को। इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स टू टेलीकास्ट इन इंडिया। आपका जो आप ये केबल बोलते हो, स्टार प्लस, जी टीवी, इसकी परमिशन इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में दी थी। ठीक है, दस इट बिकेम पॉसिबल फॉर इंडियंस टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविजन। और इसीलिए आज आप 2020 जो मैच है IPL वो देख पा रहे हो, है ना। उसकी एक भी मैच हमने मिस नहीं की है, बाकी सब कुछ मिस हो जाएगा लेकिन मैच मिस नहीं होती हमारी। वाई डू वी नीड मास मीडिया? हमको मास मीडिया क्यों चाहिए? वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहला हमको मास मीडिया ज़रूरी है क्योंकि हम हमारे सोसाइटी के हर स्तर तक, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंचा सके। एडिटोरियल्स, वेराइस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। रीडर आर ऑल्सो इंश्योर्ड अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस। सेकेंड, हमारे न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स, वेराइस कॉलम्स आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो हमारी आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ है जो न्यूज़पेपर के थ्रू एक से दूसरे तक पहुंचती है। ओपिनियंस है, हमारे विचार है। न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। थर्ड पॉइंट, न्यूज़पेपर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। टेलीविजन इज़ एन ऑडियो वीडियो विजुअल मीडियम। इफ इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ न्यूज़पेपर and the radio and show the actual visual of the on the event or to people। अब टेलीविज़न भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर हमको दूसरे दिन मिलता है और ये जो है ये थोड़ा लेट होता है, मतलब एक छापना, फिर उसको प्रिंट करना, फिर उसको पहुंचाना, इसमें टाइम जाता है। तो रेडियो में सिर्फ हम ऑडियो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए तो आपको टीवी ज़रूरी है। एक्चुअल विजुअल इफ़ेक्ट आपको देता है इंटरनेशनल इवेंट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट ही लो, ऑडियो रेडियो से सुनना, न्यूज़पेपर में पढ़ना या फिर टेलीविज़न में देखना, ऐसे तीन अगर ऑप्शन आपको दिए गए तो ऑफ कोर्स हम टेलीविज़न को ही चुनेंगे क्योंकि हमको विजन मिलता है। ठीक है, सो फॉर देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविज़न फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट एक्चुअली हैपन। और इसीलिए टीवी को या टेलीविज़न को कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि वो ऑडियो भी देता है, वो इन्फॉर्मेशन भी देता है, वो विजन भी देता है और जल्दी देता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है उसका, है ना। इसीलिए टेलीविज़न को कोई अल्टरनेटिव हम नहीं दे सकते। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द मास मीडिया। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे मास मीडिया के थ्रू आती है, फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया ही लो, न्यूज़पेपर के थ्रू आती है, रेडियो के थ्रू आती है, टीवी के थ्रू आती है, यूट्यूब के थ्रू आती है, इंटरनेट के थ्रू आती है, गूगल है, व्हाट्सएप के थ्रू आती है। आजकल व्हाट्सएप में तो उससे भी ज़्यादा कहाँ से एक यहाँ पे घटना घटती नहीं तो वहाँ पे वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो हमको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसका करना पड़ेगा, जैसा है वैसा मत उठाओ, है ना। हमने हिस्टोरियोग्राफी जब पढ़ी थी तब उसमें देखा था कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। तो मास मीडिया में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बात हमारा मास मीडिया बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है, तो वैसे के वैसे हम नहीं उठा सकते। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट बिल्कुल नहीं। Any information received through mass media needs to be reviewed critically. The news or information in media may not always represent exact truth. We need to scan it very carefully. जो हमारी मास मीडिया है वो जो हमको इन्फॉर्मेशन देती है, जो इवेंट्स देती है, वो पूरे की पूरी वैसे के वैसे नहीं होती, पूरा ट्रुथ नहीं होता उसमें, बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो हमको ज़रूरी है कि हम उसको
जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे वहाँ से उसको रिव्यूड करें, क्रिटिकली रिव्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ वेरी फेमस event of unauthentic information of appearing in print in Germany. Strain, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. इसका एक उदाहरण उन्होंने हमको दिया है कि जर्मनी में ऐसा हुआ था। जर्मन की एक वीकली मैगजीन है स्ट्रेन, उसने क्या किया, एडल्फ हिटलर की डायरी बताकर बहुत सी डायरियाँ बेची। इट सोल्ड देम टू वेरायस पब्लिकेशन कंपनीज, और उसने वो जो डायरीज़ है, ये स्ट्रेन नाम के जनरल वीकली मैगजीन ने, इसने क्या किया, वो एडल्फ हिटलर की डायरी बता के हर मैगजीन को बेच दी। द डायरीज वेर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट। और फिर इन्होंने क्या किया, जो जिन्होंने ये डायरी खरीदी उन्होंने उसको वैसे के वैसे प्रिंट कर दिया। However, later those diaries were proved to be forged. बाद में पता चला कि ये डायरीज तो ओरिजिनल डायरीज है ही नहीं, ये डुप्लीकेट डायरीज है। इट बिकेम apparent for this example that we need to be very careful. और इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, ये उदाहरण हमको क्यों दिया गया, एडोल्फ हिटलर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उसकी डायरी उसके मरने के बाद कोई एक कंपनी दूसरे प्रिंट मीडिया को ऐसे ही बेच रही है कि ये ओरिजिनल डायरी है। ओरिजिनल डायरी तो एक ही होगी, फिर इतने सारे लोगों को आपने एक ही ओरिजिनल डायरी बेची, अच्छा बेची, लेकिन उन प्रिंट मीडिया वालों ने भी उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, उसको छाप दिया जैसे के तैसे, ठीक है, प्रिंट कर दिया, बाद में पता चला कि ये फ्रॉड है, तो कितना बड़ा मैटर हुआ होगा वो। ऐसे हम किसी की डायरी बिना ऑथेंटिकली चेक किए नहीं छाप सकते, उसकी प्रिंट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रिंट करने से पहले इन्फॉर्मेशन या किसी लोगों तक इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचती है तो हम जैसे लोगों का काम है कि उसको क्रिटिकली देखें, ठीक है, क्रिटिकली उसके बारे में सोचें। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी का हम बाद में